नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है क्रिया। जी हाँ, आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम अपनी हर कक्षा में देखते हैं, पहले ये कि वहाँ से हमारे पास प्रश्न कैसे आते हैं वही हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। जब हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ से ऐसे बन सकता है कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, बताइए यहाँ पे नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या फिर द्विकर्मक क्रिया है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है, या कोई और सी क्रिया है। ठीक, इस तरीके का प्रश्न हमारे पास आ जाता है। या फिर आपसे कहेगा, मान लो आपको बोल दिया प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोला? प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, आपको उसके बारे में 4 वाक्य लिख के दे दिए और आपसे कहा, मतलब कोई नाम धातु का लिख के दे दिया, कोई पूर्णकालिक का लिख के दे दिया, कोई एक प्रेरणार्थक का लिख के दे दिया। अब आपसे कहा कि इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया का क्या अर्थ है। ज़रूरी नहीं कि प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया से ही आए, कोई और भी आपको क्रिया दी जा सकती है। जैसे नाम धातु क्रिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाए या संयुक्त क्रिया के बारे में पूछ लिया जाए। पेचीदा हमारे पास यहाँ से प्रश्न नहीं है। जो हमारे पास बच्चे फंसते हैं वो फंसते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनका चयन करना अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को। ठीक, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कर्म के आधार पर ही क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, फिर हमसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लो आपको 4 वाक्य दे दिए, 3 वाक्य उसमें से अकर्मक क्रिया के दे दिए, चौथा वाक्य आपसे कहा, मतलब चौथा वाक्य सकर्मक क्रिया का दे दिया और आपसे कहा इसमें से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न बन सकता है। इसी तरीके से कोई और क्रिया लेके 3 प्रेरणार्थक, 1 नाम धातु दे दी, या 3 अलग अलग, 4 अलग अलग क्रिया का उदाहरण ले लिया और उसमें से आपसे कहा कि इसमें से हमें द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करके बताइए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, मान लो एक शब्द है हथियाना। ठीक है, अब ये जो शब्द है नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया में आएगा, द्विकर्मक में आएगा, या किसी और क्रिया का उदाहरण होगा। इस तरीके के प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं। ठीक, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्रिया के बारे में सबसे पहले हम 2 बिंदु जो मुख्य हैं पहले वो जानते हैं। क्रिया हमारे पास बना है क्रय धातु से। ठीक है, इसका अर्थ होता है करना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है आपको। ठीक, वो क्या? अगर मैंने आपसे उदाहरण में कहा मोहन मक्खन खा रहा है, अब कहीं ना कहीं चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसने इतना तो पता ही होता है उस बच्चे को कि क्रिया क्या होती है। इंग्लिश में जैसे हम वर्ब कहते हैं वही हिंदी में हमारे पास क्रिया है। तो वो खा रहा है। ध्यान रहे, वाक्य में जो एक क्रिया होती है वो तो मुख्य होती है, उसके अलावा जितनी भी क्रिया बचती हैं वो सहायक क्रिया होती है। तो ये हमारे पास रहा है, सहायक क्रिया हो गई, और खाना हमारे पास क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, अब वो क्या खा रहा है? वो मक्खन खा रहा है, ये कर्म है। कर्म के बारे में मैंने आपको कारक में भी पढ़ाया था, मुख्य कर्म और गौण कर्म। हाँ, एक प्रश्न जो परीक्षा में बहुत और महत्वपूर्ण हमारे पास बनता है कि आपसे मुख्य कर्म या गौण कर्म का चयन करवा सकता है। ठीक है, या इनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कारक में भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे, फिक्र मत करो। अब हमारे पास मोहन, हमारे पास क्या है? कर्ता। ठीक, आपको वाक्य में समझ में आ गया खा देख करके कि ये क्रिया है, वो खा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सही है कि करना है तो क्रिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये वाक्य दूं, सीता वन में है, सीता वन में है, क्या ये वाक्य नहीं है? और वाक्य तो है, तो क्या इस वाक्य में क्रिया नहीं है? वाक्य में क्रिया भी है। ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये भी क्रिया ही है। क्रिया का मतलब सिर्फ करना ही नहीं होता, क्रिया का मतलब होना,
होने का भी बोध कराए, ठीक है, वो क्रिया होती है। तो ध्यान रखना, ये लिखो, जिस शब्द से करने या होने का बोध हो वो क्रिया है। जिस शब्द से करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो, वो हमारे पास क्या है? क्रिया है। क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। चलिए, ये बिंदु तो हो गया, दूसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? वो ये है कि वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया की आवश्यकता होती है। इस बात को उत्तर आप अभी खुद दोगे, कैसे वो अभी देखते हैं। अब देखो, मोहन मक्खन खा रहा है, वाक्य समझ में आ गया हमें। हाँ, मोहन मक्खन खा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो सामान्य तौर पर हम जो देखते हैं वो वाक्य की जो संरचना है वहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया हमें देखने को मिलती है। अगर मैं ऐसे कह दूँ मोहन जाता है, तो मैंने किसी कर्म का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया, ठीक है, बस मोहन जाता है कर्ता है और जाना क्रिया है। तो कर्म के बिना वाक्य संरचना संभव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, राम, कृष्ण, मोहन या फिर राधा, आप मुझे बताइए, मैंने सिर्फ आपके सामने कर्ता लिखे हैं, क्या आप इन्हें वाक्य कह पाएंगे? बताइए, नहीं। यानी आप ये कह सकते हो कि सिर्फ कर्ता लिख करके वाक्य की संरचना नहीं की जा सकती, वाक्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए, अब मैंने लिख दिया बांसुरी, मैंने लिख दिया फूल। अब ये कर्ता तो है नहीं, ये कर्म है, तो क्या ये हमारे पास कर्म लिख करके वाक्य की संरचना संभव है? नहीं, यहाँ से भी नहीं हो रही। चलिए, अब मैंने लिखा कृष्ण बांसुरी और राधा फूल। अब मैंने कर्ता भी ले लिया और मैंने कर्म भी ले लिया। आप मुझे बताइए, कृष्ण बांसुरी, मन में प्रश्न ऐसा उठ रहा है कि वो बांसुरी खरीद कर लाते हैं, वो बांसुरी अपने साथियों को दे देते हैं, ठीक है, अपने गोप ग्वालों को दे देते हैं, या फिर वो बांसुरी बजाते हैं। कुछ भी संभव है, अभी समझ नहीं आ रहा, पूरा नहीं है, कुछ अधूरा सा लग रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं, राधा फूल। अच्छा, क्या तोड़ती है? समझ नहीं आया। क्या फूल खरीद कर ला रही है? ये भी समझ नहीं आ रहा। तो क्या फूल बालों में लगा रही है? अधूरा है, कुछ समझ नहीं आया। ये भी वाक्य की संरचना करने में संभव नहीं है अभी, ठीक है, जब हमने कर्ता और कर्म लिया। अब बहुत ध्यान से सुनना है, आप ये बात खुद इस बात का जवाब देंगे, वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता है या नहीं। अब अगर मैं आपको साधारण सिर्फ इतना लिख के दूँ, रुको, और दूसरा मैंने आपको लिख कर दिया जाओ, मैंने कर्ता नहीं लिया, यहाँ पे कर्ता नहीं है, यहाँ पे कर्म का भी चयन नहीं किया गया, सिर्फ लिखा है रुको और जाओ, क्रिया लिखी हुई है। रुको, समझ में आ गया क्या करना है, ना आगे बढ़ना है, ना हिलना है, ना डुलना है, सिर्फ रुकना है, समझ में आया। और करना है, समझ में आया। चलिए, अब किसी ने मुझसे कहा जाओ या मैंने किसी को कहा जाओ, समझ में आया। रुकना नहीं है, जाना है, बैठना भी नहीं है, जाना है, ठीक। तो रुको और जाओ, यानी कि अकेले क्रिया में ये सामर्थ्य है कि वो वाक्य बन सकता है, लेकिन अकेले कर्ता में, अकेले कर्म में, या कर्ता और कर्म मिलाकर, या कर्ता कर्म और पूरक शब्द मिलाकर भी वाक्य हम कह दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अकेला क्रिया ये सामर्थ्य रखता है कि वो वाक्य की संरचना बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है, वो पूर्ण वाक्य कहला जाए। चलिए, तो ये तो हमारे पास होती है क्रिया। अब देखो, जैसे हमारे पास पढ़,
ये तो हमारे पास धातु रूप होता है, ठीक है। लेकिन क्रिया हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास धातु रूप होते हैं जब हम ना हटा देते हैं। लेकिन पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती होगी, पढ़ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुका होगा, इस तरीके के शब्द हम जब क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, पढ़ी, पढ़ा, या इस तरीके से अगर हम बोलें तो ये हमारे पास क्या है, जो ना हम लगाकर बनाया जैसे हमने, तो वो क्रिया बनती है। लेकिन पढ़ हमारे पास मूल रूप है, ये धातु रूप होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं कहाँ पर हमारे पास मुख्य कर्म होता है, कहाँ पर हमारे पास गौण कर्म होता है, ठीक है, या फिर कहाँ पर हमारे पास एक कर्म होता है, या कहाँ पर हमारे पास द्विकर्म होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला उदाहरण, मोहन मक्खन खा रहा है। अभी अभी हमने देखा, हम जब प्रश्न करते हैं 3 शब्द का आपको ध्यान रखना है, क्या, किसे और किसको। किसे या किसको आप इसे एक ही तरीके से शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई भी अन्य शब्द का प्रयोग करके आप कर्म नहीं छाटेंगे, नहीं छाटेंगे, यही शब्द का प्रयोग करेंगे और कर्म का चयन होगा। कैसे, अभी देखते हैं। मोहन मक्खन खा रहा है। अब खाना तो हमने चयन किया था, ये क्रिया है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य में। यशोदा मैया कृष्ण को मक्खन खिला रही हैं। अब कृष्ण को ध्यान देना, क्या खिला रही हैं, मक्खन खिला रही। क्या खिला रही हैं, मक्खन खिला रही हैं। किसे खिला रही हैं, कृष्ण को खिला रही। किसे खिला रही हैं, कृष्ण को। या यही बात मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, किसको खिला रही है, दोनों का अर्थ एक ही आएगा, ठीक है। तो क्या खिला रही है, मक्खन। खिलाना हमारे पास क्रिया है, रही है ये हमारे पास सहायक क्रिया है, लेकिन अभी मेरा इनसे मतलब नहीं है। अभी हमें यहाँ पे पहले जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो देखो। अब यहाँ पे भी क्या था, मोहन मक्खन खा रहा था, तो क्या खा रहा था, हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिला। अब ध्यान रखना, आप इसको पहला शब्द मानोगे, इसको दूसरा शब्द मानोगे, ठीक है। तो जब आपके पास केवल क्या या फिर किसे या किसको, दोनों में से कोई एक आपको दिखाई देगा, वहां पर एक कर्म होगा। क्या होगा, एक कर्म होगा, ठीक है, एक कर्मक हो गया। तो क्रिया के साथ एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया हो गई। चलिए अब किसे और किसको और क्या, दोनों का उत्तर हमें मिल गया, यानी यहां पे हमारे पास द्विकर्मक क्रिया है। ये भी हमें समझ में आ गया, द्विकर्मक क्रिया है। तो फिर हमारे पास मोहन क्या है और हमारे पास यशोदा क्या है। यशोदा क्या करती हैं, खिलाने का काम करती हैं, करता है। मोहन क्या करता है, खाने का काम करता है, क्या है, करता है। कर्ता के बारे में ध्यान रखना, जो क्रिया को संपन्न करता है वो आपका कर्ता कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको क्या या किसे और किसको, इन प्रश्नों का उत्तर मिला। अब ये आपके पास कर्म पहला हो गया, ये आपके पास दूसरा कर्म हो गया, यानी आपको 2 कर्म मिल गए। चलिए अब जब आपको क्या प्रश्न आपने किया, क्या खिलाया या उन्होंने क्या खाया, मक्खन खाया, तो आपको समझ में आया होगा कि ये अप्राणीवाचक है। ये क्या है, अप्राणीवाचक है, कर्म है। अब किसको खिलाया, कृष्ण है, सजीव है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, प्राणीवाचक है। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब आप क्या प्रश्न करते हो तो आपको उत्तर में मिलता है अप्राणीवाचक,
जब आप किसे या फिर किसको प्रश्न करते हो तब आपको कैसा कर्म मिलता है? प्राणीवाचक मिलता है। जो आपके पास अप्राणीवाचक है ये आपका मुख्य कर्म है। ये क्या है? आपके पास मुख्य कर्म है। ठीक है। ये जो प्राणीवाचक है आपके पास ये गौण कर्म है, गौण कर्म है। अब इस मुख्य कर्म को आप प्रधान कर्म कह सकते हो, इस गौण कर्म को आप अप्रधान कर्म भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको लिख लेना। फिर उसके बाद और क्या हमें यहाँ पे ध्यान देना है? चलिए, अब ये हमारे पास मुख्य कर्म हो गया, ये गौण कर्म हो गया। तो परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे पास कौन सा मुख्य कर्म है या कौन सा गौण कर्म है। अब ये एक कर्मक क्रिया है और ये द्विकर्मक क्रिया, यानी यहाँ पे हमें दो का उत्तर मिला, दो कर्म हो गए हमारे पास। ठीक है, प्राणीवाचक वाला और अप्राणीवाचक। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया है। और ये जो हमारे पास एक कर्म और द्विकर्म, यानी कि ये हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास कर्म हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये जो उदाहरण है ना, सकर्म के उदाहरण है। अभी बताती हूँ क्या है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है जो मुझे अभी याद आई, कि जो हमारे पास क्रिया है, जो मुख्य कर्म है, वो क्रिया के पास में होता है। ठीक है, आपको जो क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा या जो मुख्य कर्म मिलेगा वो क्रिया के पास मिलता है। लेकिन जो आपके पास गौण कर्म होता है ये आपका क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है। अपेक्षाकृत शब्द क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो क्या है वो पास है, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, इसलिए अपेक्षाकृत। तो जो हमारे पास गौण कर्म है, गौण कर्म क्रिया से दूर, मुख्य कर्म क्रिया के पास, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ध्यान रहे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा आकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमारे पास सकर्मक है, तो यानी सकर्मक का अर्थ हमारे पास क्या है? यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास है कर्म सहित। जब हमारे पास कर्म होगा तो वहाँ हमारे पास सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और आकर्मक यानी जो ना होने का बोध कराएगा या कर्म रहित जिसे हम कहेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि वहाँ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले वाले वाक्यों के उदाहरण में हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है, बहुत अच्छे से हमने अभी देखा है। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भी हमारे पास दो भेद हैं। एक आता है पूर्ण सकर्मक, एक आता है अपूर्ण सकर्मक। अब आप कहोगे ये क्या है? देखो, अपूर्ण सकर्मक में क्या होता है? कर्म मौजूद है, कर्म के मौजूद होते हुए भी पूरक शब्दों की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी आवश्यकता पड़ रही है? पूरक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पूरक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और पूर्ण सकर्मक में क्या होता है? कर्म है हमारे पास लेकिन हमें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहोगे पूरक शब्द क्या है? अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखें। पूरक शब्दों की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। ठीक है, पूरक शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण सकर्मक में। चलिए, अकर्मक क्रिया हम इसके उदाहरण आगे देखेंगे। ये मेरे पास 10 के 10 वाक्य सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। हम एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया पहले ही देख के आ चुके हैं अभी उदाहरण में, तो वो उनका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक एक करके देखते हैं। राधा फूल तोड़ रही है।
और कर्म पहचानने के लिए, जब हमारे पास था कर्म, तो कर्म को पहचानने के लिए हमारे पास क्या का प्रश्न करना था पहला, और दूसरे प्रश्न में हम किसे प्रश्न करें या किसको प्रश्न करें, सेम ही हमें उत्तर मिलता है। ठीक है, तो राधा फूल तोड़ रही है। अच्छा, क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है। ये हमारे पास एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, और इसे हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म मौजूद है, मोहन मक्खन खा रहा है। ठीक है, पहली बात सकर्मक क्रिया, और सकर्मक में भी कौन सी है हमारे पास? एक कर्मक, और एक कर्मक में भी हमारे पास क्या है? पूर्ण सकर्मक है। पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ी, अभी बताऊंगी कैसे पूरक शब्द कहाँ है। अब देखो, राम पाठ याद करता है। क्या याद कर रहा है? पाठ याद कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। छात्राएं पुस्तक पढ़ रही, क्या पढ़ रही हैं? पुस्तक पढ़ रही हैं, सकर्मक क्रिया। एक कर्म मौजूद है, ध्यान रखना सब में। अभी यशोदा ने कृष्ण को मक्खन खिलाया। अब ये जो हमारे पास चारों वाक्य थे, एक कर्मक के थे। ठीक है, अब देखो, यशोदा ने कृष्ण को क्या खिलाया? मक्खन खिलाया। राम ने सीता को पुष्प दिए। क्या दिए? पुष्प दिए। किसे दिए? सीता को दिए। तो द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। बच्चे को दूध क्या पिलाया? दूध पिलाया। किसे पिलाया? बच्चे को पिलाया। तो ये हमारे पास सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में हमारे पास द्विकर्मक है। ये भी हमारे पास सकर्मक है, लेकिन सकर्मक के अंदर हमारे पास द्विकर्मक है। और मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, सकर्मक क्रिया के अंदर ही हमारे पास एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, ये भी बताया था अभी। अब ध्यान से देखो, राधा मोहन को अपना पति मानती है। यहाँ तक तो जो हमारे पास, जो हमने 7 तक हमने पढ़े हैं, वो पूर्ण सकर्मक क्रियाएं पढ़ी हैं। अब जो हमारे पास ये 3 उदाहरण हैं, सकर्मक तो हैं ही। देखो, जैसे हमें को मिला, ठीक है, या क्या का प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अभी देखना। ठीक है, तो अपूर्ण सकर्मक है। तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, राधा मोहन को अपना पति मानती है। अब हमारे पास, ठीक है, किसे मानती है? किसे का उत्तर मिल रहा है? किसको मानती है? मानती क्या है? पति मानती है। ठीक है, अच्छा, पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो राधा मोहन को अपना पति मानती है। ठीक है, तो ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो शब्द अधूरा सा लगेगा। या जैसे देखो, वह बनकर दिखाएगा। वह क्या बनकर दिखाएगा? डॉक्टर बनकर दिखाएगा, इंजीनियर बनकर दिखाएगा, क्या बनकर दिखाएगा? ठीक है, कर्म तो मौजूद है, लेकिन एक पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे वह डॉक्टर बनकर दिखाएगा। ठीक, अब वह लड़कों को मूर्ख समझता है। अगर वाक्य सिर्फ इतना हो, वह लड़कों को समझता है, क्या समझता है? समझदार, ईमानदार, मूर्ख या कुछ और? विद्वान, क्या? तो मूर्ख समझता है। तो यानी ये हमारे पास क्या काम कर रहे हैं? पूरक शब्दों का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं अपूर्ण सकर्मक। क्या कहेंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब पहले आप ये नोट करो, फिर इसके बाद ऐसे ही हम अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया भी हमारे पास पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक में विभाजित है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आप ये नोट करो। चलिए, अब हम अकर्मक क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया में हम पहले ही ये देख चुके हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो कर्म से रहित है। ठीक है, कर्म से रहित है वो अकर्मक क्रिया होगी। अब ये हमारे पास 9 और 4 13, इन 13 वाक्यों के अंदर आपको पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले अकर्मक क्रिया हम देख चुके हैं, कर्म रहित है। ठीक है, अब पूर्ण अकर्मक क्या है? जैसे अभी हमने पूर्ण सकर्मक देखा था, वहाँ हमें पूरक शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमें पूर्ण अकर्मक में कर्म भी नहीं है और पूरक शब्द की आवश्यकता भी नहीं है। पूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पूरक शब्द होंगे और यहाँ पर पूरक शब्द नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूर्ण अकर्मक भी हमें 2 भागों में मिला,
स्थिति का बोध कराए, जो अवस्था या दशा का बोध कराए, वो पहला, ठीक है, पूर्ण अकर्मक। दूसरा आता है गति बोधक पूर्ण अकर्मक, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण से पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। अब देखो, पक्षी उड़ते हैं, हमें जब कर्म का पता लगाना है, अभी मैंने आपको बताया क्रिया से पहले, किससे पहले, क्रिया से पहले हमें क्या, किसे या किसको प्रश्न करना है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, उत्तर मिला नहीं, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी हो जाना चाहिए था उत्तर में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रश्न ऐसे करूं कौन उड़ते हैं, तब आप क्या उत्तर देंगे इस बात का, तब भी आप पक्षी देंगे, है ना। तो हमारा जो सही प्रश्न है वो ये है कौन उड़ते हैं, तो ये हमारा कर्ता है, कर्म नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या में ना बदलें, ठीक है, ये हमारे पास कर्ता है। तो क्रिया से पहले हमें क्या, किसे या किसको लगाना है और हमें देखना है कि वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास अकर्मक क्रिया हो गई। फिर दूसरा देखो, बच्चा रोता है, क्या रोता है, किसे रोता है या किसको रोता है, उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर मिल जाता तो सकर्मक क्रिया होती। अब राम सो रहा है या राम रो रहा है, ठीक है, राम सो रहा है या राम रो रहा है, क्या सो रहा है, नहीं मिला, किसे सो रहा है, नहीं मिला, किसे रो रहा है, नहीं मिला, क्या रो रहा है, नहीं मिला उत्तर। तो हमारे पास क्या होगा, अकर्मक क्रिया। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे कह देती, राम खा रहा है, मैंने आपके सामने अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि राम मक्खन खा रहा है, रोटी खा रहा है या पिज़्ज़ा खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ नहीं बताया, लेकिन आप फिर भी समझ पाए हो कि वो कुछ खा रहा है, तो क्या का उत्तर आपको मिल जाएगा, क्या खा रहा है, ठीक है, आप पहचान लोगे, है ना। तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सकर्मक है। जरूरी नहीं है कि वहाँ कर्म आपको लिखा हुआ ही मिले, क्या और किसे लगा के प्रश्न का उत्तर संभव हो तो सकर्मक क्रिया, और अगर संभव नहीं है उत्तर ले पाना तो अकर्मक क्रिया। अब तारे टिमटिमा रही हैं, क्या टिमटिमा रहे हैं, किसे टिमटिमा रहे हैं, किसको टिमटिमा रहे हैं, ध्यान रहे तारे तो करता है, इन्हें मत बना देना क्या के उत्तर में, ठीक है, कौन टिमटिमा रहे हैं ये उसका उत्तर है। तो टिमटिमा रहे हैं अकर्मक क्रिया, क्या टिमटिमा रहे हैं, किसको टिमटिमा रहे हैं, उत्तर संभव नहीं है, ठीक। चलिए, अब पूर्ण अकर्मक, पूरक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राधा बैठी है, ठीक है, राधा बैठी है, अच्छा, अब बैठी है, क्या बैठी है, किसे बैठी है, किसको बैठी है, नहीं जरूरत है, अकर्मक है। अब वैसे तो प्रश्न कम बनते हैं पूर्ण अकर्मक या अपूर्ण अकर्मक से, प्रश्न अकर्मक और सकर्मक से ज़्यादातर बनते हुए देखोगे आप जब तैयारी भी करोगे अपनी, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जैसे अब ये उदाहरण देखो, राम ईमानदार निकला, क्या निकला, अगर मैं इस पूरक शब्द ईमानदार को हटा दूँ, राम निकला, क्या निकला, ईमानदार निकला, समझदार निकला या कुछ और निकला, तो एक ऐसा है राम निकला अधूरा लगा। यहाँ पे हम या तो संज्ञा शब्द डाल सकते हैं या विशेषण शब्द हमारे पास पूरक शब्द हो सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अधिकतर हम यही देखेंगे। तो यहाँ ईमानदार निकला, ये हमारे पास पूरक शब्द है और ये विशेषण है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ी। चलिए, अब लड़की हंस रही है, क्या हंस रही है, किसे हंस रही है, किसको हंस रही है, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है, स्थिति या अवस्था का बोध कराते हुए। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्या मुस्कुरा रहे हैं, किसे मुस्कुरा रहे हैं, किसको मुस्कुरा रहे हैं, उत्तर मिलना असंभव, अकर्मक क्रिया, ठीक है, ये स्थिति अवस्था या दशा का बोध कराते हुए। अब राम अयोध्या जा रहा है, अब मैंने ये बताया था पूर्ण अकर्मक में भी स्थिति अवस्था और दशा बोधक है और गति बोधक है। अब जाना तो क्या है, गति है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, किसे दौड़ रहे हैं, किसको दौड़ रहे हैं, राम अयोध्या जा रहा है, किसे जा रहा है, क्यों क्या जा रहा है, इसका उत्तर मिलना असंभव, तो अकर्मक है, लेकिन ये गति में है तो गति बोधक है, ठीक है। अब देखो अपूर्ण अकर्मक में और उदाहरण देखो, मोहन समझदार निकला, अगर मैं बोल देती मोहन निकला, क्या निकला,
ठीक है। तो इसको जब हमने लगाया, ये पूरक शब्द है, तो अपूर्ण अकर्मक, वह आजकल बीमार है। अब मैं यहाँ से बीमार हटाती हूँ, वह आजकल है, अधूरा लगा ना, है ना। तो अब बीमार है ये हमने डाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरक शब्द हो जाएगा। और जब पूरक शब्द है तो अपूर्ण अकर्मक हो जाएगा। अब मैं वृंदावन जाऊँगा, मैं जाऊँगा, जाऊँगा, मैं जाऊँगा, अधूरा सा है भाई, कहाँ जाओगे, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, कहाँ, तो मैं वृंदावन जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक पूरक शब्द हो गया हमारे पास, ठीक। तो अपूर्ण अकर्मक है, कर्म तो था ही नहीं, क्या किसे या किसको का उत्तर मिलना तो संभव ही नहीं था। कर्म के लिए तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है। पहला कि हम क्या देखेंगे कि हम क्रिया से पहले हम क्या किसे या किसको लगाकर उत्तर देखेंगे। अगर मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए आज हमें यही पढ़ना था, क्रिया का हमारे पास अर्थ क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया क्या होती है, और अकर्मक क्रिया हमारे पास क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, एक कर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है, ठीक है। तो ये हम आज देख चुके हैं। तो हम अपनी आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे की कक्षा जो है उसमें हम और क्रिया पढ़ेंगे। चलिए।